बद्रीनाथ धाम पहुंचे क्रिकेटर सुरेश रैना, पूजा अर्चना कर लिया भगवान बद्री विशाल का आशीर्वाद। आंदोलनकारियों के आरक्षण बिल का मामला अंतिम निर्णय लेने के लिए फिर होगी प्रवर समिति की बैठक। गढ़वाल के कीर्तिनगर में गुलदार की दहशत, जंगल में घास लेने गई महिला पर किया हमला, मौके पर हुई मौत। हरिद्वार पुलिस की बड़ी कार्रवाई, ठगी करने वाले बिल्डर पर कसा शिकंजा, अब एसआईटी करेगी जांच। देहरादून अस्पताल की इमरजेंसी का हाल बेहाल, व्हीलचेयर पर ढोया जा रहा सामान, कंधे पर उठाकर ले जा रहे मरीज। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव। मैं हूं आपके साथ है ना। पहले भाजपा के केंद्रीय नेताओं का आना, फिर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिथौरागढ़ आने की तैयारी। बारी बारी से उत्तराखंड आ रहे इन भाजपा दिग्गजों ने संगठन की सियासत को गरमा रखा है। भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी में पूरी गंभीरता के साथ जुट गया है। पार्टी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम तो हर 15 दिन में उत्तराखंड का दौरा कर रहे हैं और इसके विपरीत कांग्रेस में चुनावी तैयारी का दारोमदार जिन नेताओं के कंधों पर है वे मोर्चे गायब है। सियासी हलकों में पार्टी के प्रदेश प्रभारी की गैर मौजूदगी इन दिनों चर्चा का विषय बनी हुई है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के स्तर पर लोस चुनाव को लेकर कुछ तैयारियां शुरू की गई हैं। गढ़वाल कुमाऊं में जिलाध्यक्षों सहित महानगर स्तर पर बैठकों का दौर शुरू हुआ है, लेकिन बड़े चुनाव से पहले बड़े नेताओं की अनुपस्थिति खटक रही है। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव ने इस चुनाव की हार के बाद चंपावत और बागेश्वर उपचुनाव में उपस्थिति दर्ज कराई थी, लेकिन पुनः दोनों उपचुनाव में मिली हार की निराश से वो उभर नहीं पाए हैं। इससे पहले प्रभारी देवेंद्र यादव ने पार्टी के वरिष्ठ नेता सूर्यकांत धस्मान की ओर से आयोजित नवचिंतन शिविर में आए थे। उन्होंने देहरादून में 2 बार समीक्षा बैठकों में शिरकत की, लेकिन इसके बाद वो गायब हो रहे थे। इससे भाजपा के स्तर पर आए दिन केंद्रीय मंत्रियों के दौरे और प्रदेश प्रभारी सहित तमाम पद अधिकारियों का उत्तराखंड दौरा लगातार जारी है। 2 दिन पहले ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सरकार दौरे के साथ पार्टी के लिए भरपूर वक्त निकाला। उधर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी उत्तराखंड का दौरा कर प्रदेश भाजपा को मजबूती दी, जबकि कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व की यदाकदा प्रेस कॉन्फ्रेंस तक ही उपस्थित दर्ज होती है। ऐसे में आगामी चुनाव के लिहाज से कांग्रेस का प्रदर्शन निराशाजनक हो सकता है। नैनीताल हाईवे से अतिक्रमण हटाने के मामले को लेकर लोक निर्माण विभाग अब बैकफुट पर आ गया। पिछले 1 महीने के अंदर व्यापारियों और अन्य लोगों को भेजे गए 900 से अधिक नोटिस को पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता अशोक कुमार ने निरस्त कर दिया। नोटिस को निरस्त करने की वजह नैनीताल हाईवे के मूल दस्तावेज उपलब्ध न होना बताया जा रहा है। मंगलवार देर रात तक चली बहस के बाद लोक निर्माण विभाग ने सभी नोटिस को निरस्त करने, रेड मार्क को हटाने की बात कही। नैनीताल हाईकोर्ट के निर्देश के बाद लोक निर्माण विभाग ने पिछले महीने अतिक्रमण चिन्हीकरण की कार्रवाई शुरू की थी। विभाग के पास मौजूद डेटा में हल्द्वानी में काठ गोदाम नरीसीमन चौराहे से 3 पानी तक करीब 10 किलोमीटर के दायरे में 30 मीटर की चौड़ाई दर्ज है। पिछले 1 महीने के अंदर लोक निर्माण विभाग ने सारी अतिक्रमण चिन्हित कर रेड मार्क लगाने को शुरू किया तो व्यापारियों में हड़कंप मच गया। व्यापारियों ने लोक निर्माण विभाग पर सवाल करते हुए कहा कि इस हिसाब से अतिक्रमण का दायरा तय किया गया है। वहीं मेयर जोगेंद्र पाल सिंह रौतेला की अध्यक्षता में हुई बैठक के बाद यह तय हुआ, पीडब्ल्यूडी सारे रेड मार्क को हटाएगा। जहां भी नेशनल हाईवे का चौड़ीकरण किया जाना है उसके लिए नेशनल हाईवे के मूल दस्तावेजों को खोज कर अतिक्रमण को चिन्हित किया जाएगा।
उत्तराखंड सरकार ने ड्रोन पॉलिसी को लाकर अपनी मंशा को साफ कर दिया। भविष्य में उत्तराखंड ड्रोन सेक्टर में एक अग्रणी राज्य बनकर सामने आएगा। भले ही आज उत्तराखंड सरकार ड्रोन पॉलिसी लेकर आई है, लेकिन राज्य में ड्रोन और इसकी संभावनाओं को लेकर पिछले कई सालों से काम किया जा रहा है। सरकार द्वारा पॉलिसी लेवल पर काम करने के बाद अब सभी विभागों को आपस में इंटीग्रेटेड कर ड्रोन सर्विसेज के लिए प्रोत्साहित करने और राज्य में ड्रोन सेवाओं को चैनलाइज करने के लिए ITDA द्वारा देश भर की 20 कंपनियों को सूचीबद्ध किया जाएगा। इसकी प्रक्रिया इस वक्त ITDA में चल रही है और इस माह के आखिर तक निविदा प्रक्रिया के तहत देश की सर्वश्रेष्ठ 20 कंपनियां उत्तराखंड के अलग अलग विभागों में अपनी सेवाएं देंगी। ITDA से मिली जानकारी के अनुसार इस माह के आखिर तक इन सभी कंपनियों को सूचीबद्ध कर दिया जाएगा और दिसंबर या फिर जनवरी से यह कंपनियां उत्तराखंड में अपनी सेवाएं देना शुरू कर देंगी। वहीं अगर उत्तराखंड में ड्रोन सर्विस के लिए बाजार की बात करें तो इस वक्त ITDA के पास कई विभागों ने ड्रोन सर्विसेज के लिए प्रस्ताव भेजे हैं, जिनमें से सिडकुल ने तकरीबन अपनी सभी संपत्तियों के सर्वे और 3D मैपिंग के लिए ITDA को प्रस्ताव भेजा, जो कि तकरीबन 35 लाख का है। इसके अलावा स्टैंप एंड रजिस्ट्री डिपार्टमेंट और केदारनाथ रूट मैपिंग के लिए भी प्रस्ताव ITDA के पास आए हैं। हरिद्वार लोकसभा सीट से सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा विकास समन्वय एवं निगरानी समिति दिशा की बैठक ली गई। इस बैठक में सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक खासे तल्ख नजर आए। उन्होंने विकास कार्य में हीला हवाली करने वाले अधिकारियों की जमकर क्लास ली। तो वहीं कुंभ 2021 में CSR फंड से हर की पौड़ी क्षेत्र में हुए सौंदर्यीकरण के कार्यों की गुणवत्ता को लेकर घोटाला करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए। देखिए, हर की पौड़ी हमारे लिए पूरी दुनिया में सबसे बड़ा पवित्र काम है और इसलिए मैंने बहुत कोशिश करने के बाद अब पहली बार देश की आज़ादी के बाद मैंने हर की पौड़ी को सुसज्जित करने का अभियान किया। लेकिन उस विभाग ने जिस तरीके से मनमर्जी से काम किया, तो मैंने उस समय के जिलाधिकारी को कहा था कि इसको किसकी स्वीकृति से, किसकी सहमति से ये काम शुरू हुए हैं, इसकी जांच होनी चाहिए। मुझे भरोसा है कि जांच उसकी हुई है, लेकिन उन जो दोषी हैं उनको हर हाल में दंडित होना है, ये आप हमको करना है। लेकिन उस पर जांच हो गई है। हर की पौड़ी का एक पैसा भी गड़बड़ होगा तो उसको पानी के नीचे भी नहीं छोड़ा जाएगा। आप पानी के नीचे भी नहीं छोड़ेंगे। आपने हमारा सिंचाई सचिव को बात बताई हुई है कि यहाँ पे सिंचाई के अधिकारी होंगे। नहीं, वो शायद उनकी मीटिंग है, लेकिन मैंने ये कहा है कि अंकितों को तो जो अधिकारी नहीं है उसको बताना चाहिए और सभी जिला स्तर के अधिकारी यहाँ पर है। मुझे खुशी है कि ये बैठक आपने देखी होगी, इसका हमारी बैठक में रिजल्ट आता है और सभी अधिकारी उपस्थित भी रहते हैं और हम इस जिले को नंबर 1 जिला बनाना चाहते हैं। मुख्यमंत्री काशीपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष करण महरा का जोरदार स्वागत किया। शहर की सड़कों पर बाइक रैली निकालकर कार्यक्रम स्थल पहुंचे। कुमाऊं मंडल के कांग्रेस विधायक व कांग्रेस कार्यकर्ताओं का सम्मेलन हुआ, जिसमें कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन व दूसरे चरण में कांग्रेस विधायकों से बैठक कर पार्टी को जमीनी स्तर से मजबूत करने पर चर्चा की, ताकि आगामी नगर निकाय चुनाव व लोकसभा चुनाव को फतह किया जा सके। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए भाजपा सरकार को जमकर घेरा। राजनीतिक कुछ काम होते हैं जिनको उसमें किया जाएगा। बूथ कमेटियों के बारे में बात होनी है, BLAs के बारे में बात होनी है, आगे के प्रोग्राम्स के बारे में बात होनी है और अभी तक जो काम इनको 14-15 महीने में दिए गए थे उनकी आज समीक्षा भी हो रही है कि जिलाध्यक्षों को और महानगर अध्यक्षों को जो काम दिए गए थे वो कितने हुए और आगे की कांग्रेस की रणनीति पे मंडलम अध्यक्षों के और मंडलम की नियुक्ति पे भी आज चर्चा होगी। सर, जानना चाहेंगे जिस तरह से आरोप लगाया, आपकी कहने वाली बात कही आपने। देखिए, ढेला नदी में 7 मकान टूटे, बह गए, मंदिर टूटा, लेकिन बीजेपी के जो महापौर हैं और जो बीजेपी के विधायक हैं उन्होंने कोई मदद नहीं की। आज भी उन 7
जो परिवार जिनके मकान टूटे उनको कोई मुआवजा नहीं मिला है, ना ही वहाँ पिचिंग का काम अभी तक शुरू हुआ है। सरकार ने ऐसा लगता है आपदा में, चाहे वो हरिद्वार का क्षेत्र हो, चाहे वो ये तराई का क्षेत्र हो, जहाँ भी आपदा आई है सरकार कहीं दिखाई नहीं दे रही और किसी भी तरीके की सहायता लोगों को नहीं प्राप्त हो रही। मंदिर का मामला है और अंकिता भंडारी का मामला, क्या कहना चाहिए? देखिए, मंदिर में जोशी मठ में आप सब ने, पत्रकारों को तो विशेषकर कहूँगा, आप लोगों ने भी छापा था कि 19 घोड़ों में 230 किलो सोना ऊपर ले जाया गया। अब अचानक से वही अध्यक्ष जी ये कह रहे हैं कि ये 19 घोड़ों में 230 नहीं 23 किलो सोना ले गए थे। तो 50 करोड़ की चांदी हटाकर 2.5 करोड़ का सोना लगाना कहाँ की बुद्धिमानी है? और वो 230 किलो सोना जो दान मिला था केदारनाथ को, वो 23 किलो कैसे रह गया? ये बहुत बड़ी चोरी है। और मैं सोच रहा था कि जो प्रधानमंत्री वहां आगे ध्यान करते हैं, बार बार केदारनाथ का बात दिखाते हैं, वो प्रधानमंत्री स्वयं संज्ञान इस मामले का लेंगे और उसकी जांच बिठाएंगे, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिला। खाली बाबा केदार का नाम चुनाव में जीतने के लिए या धर्म को मानने वाले लोगों को प्रभावित करने के लिए किया जा रहा है। हकीकत यह है कि केदारनाथ में बहुत बड़ा घोटाला हुआ है और ये तक कहा गया कि वो सोना अब बह गया है पानी से। तो आखिर उसकी कब जांच होगी? कौन सी ऐसी एजेंसी थी जिसने सर्टिफिकेट दिया कि वो 23 किलो था? क्योंकि वो तो पानी करके इन्होंने चढ़ा दिया था। तो ये सब जांच के विषय और आने वाले समय में भगवान शिव जो है इसका न्याय करेंगे। कल एक चर्चित मामला है, मुख्यमंत्री का बयान आया कि मिनी बार अपने घर में खोल सकते हैं आप, तो किस तरीके के बार खुलने जा रहे हैं साहब उत्तराखंड में? देखिए, देवभूमि को शराब भूमि बनाने के पीछे भारतीय जनता पार्टी पीछे लगी हुई है। पहले मोबाइल वैनों के द्वारा शराब पहुंचाने की बात कहती है, अब 5 पेटी मतलब 50 बोतल आदमी अपने घर में रख सकता है। तो एक एक बार जो हर मोहल्ले में हो जाएगा और इससे तस्करी बढ़ेगी। अवैध शराब लोग लेकर आएंगे, अपने घरों में रखेंगे, लोगों को पिलाएंगे, पुलिस कुछ नहीं कर पाएगी। तो ये सरकार लगातार देवभूमि को कलंकित कर रही है, चाहे वो बाहर चल रहे हो। अभी हल्द्वानी में आपने देखा कैसीनो चल रहा था, 12 बारगर्ल पकड़ी गई, उनके खिलाफ मुकदमा, जो जुआ खेल रहे थे उनके खिलाफ मुकदमा, लेकिन होटल का मालिक और उसके जो पार्टनर्स हैं उनके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं, उनके नाम तक पुलिस डिस्क्लोज नहीं कर रही है। तो ये इस प्रदेश में चल रहा। अंकिता भंडारी मर्डर केस में हम पहले ही वीआईपी के नाम के खुलासे की मांग लगातार कर रहे हैं। बीजेपी हम पर आरोप लगाती है, हम न्यायालय पर भरोसा नहीं करते, लेकिन हम पूछना चाहते हैं न्यायाधीश न्याय तो सबूत के आधार पर करेगा। आपने डोजर चला के आग लगा के अंकिता के बिस्तर को स्विमिंग पूल में डाल के सारे सबूत तो पहले ही मिटा दे। इसीलिए पुलकित की इतनी हिम्मत बढ़ गई है कि वो कचहरी में पुलिस कर्मियों को धमकी देता है कि तुम्हारे को नौकरी से हटवा दूंगा। तो ये इस प्रदेश में चल रहा है। राम का नाम लेकर राक्षसों ने इस प्रदेश में, इस देश में जो है कब्जा कर लिया है। नाथूराम गॉडसे की जय कहने वाले लोगों का इस देश में राज चल रहा है। महात्मा की हत्या करने वाले की तारीफ करने वाले हम भगवान राम कहते हैं, ये नाथूराम कहते हैं। ये फर्क कांग्रेस और बीजेपी में है। आज नाथूराम वाले इस देश में काबिज हैं और राम वाले आज सत्ता से बाहर। मेरा लास्ट सवाल है, क्या इस कार्यकर्ता सम्मेलन को चुनावी शंखनाद आप बजा रहे हैं यहाँ से आज? देखिए, गढ़वाल का ऑलरेडी हमारा सम्मेलन हो चुका है जो हरिद्वार में हुआ था। आज हमारा कुमाऊं मंडल का है। इसको मैं शंखनाद तो नहीं कहूँगा, ये युद्ध की तैयारी जरूर है। कांग्रेस ने जो आज यहाँ पर कार्यकर्ताओं के साथ, साथियों के साथ संवाद और संपर्क स्थापित किया है, निश्चित रूप से कांग्रेस को एक ताकत, हमारी ताकत कांग्रेस के कार्यकर्ता साथी सहयोगी हैं। और काशीपुर का एक इतिहास है, कांग्रेस का इतिहास। और काशीपुर में जिस तरह से स्वर्गीय नारायण दत्त तिवारी जी, स्वर्गीय श्री सत्येंद्र गुड़िया जी ने उस परंपरा को आगे बढ़ाने का काम किया। लेकिन पिछले वर्षों में देखने को मिला है कि कांग्रेस यहाँ पर कमजोर हुई है और आज इस कांग्रेस इस काशीपुर की पवित्र धरती से एक 2024 के चुनाव की तैयारी में का शुभारंभ करने जा रही है। और मुझे विश्वास है जिस तरह से माहौल देखने को मिल रहा है, पूरे देश का वातावरण बदल रहा है, लोगों में जो जिस तरह से लोगों को देश को बांटने की कोशिश की गई है, समाज को बांटने की कोशिश की गई है, भारतीय जनता पार्टी ने डर और भय का माहौल बना दिया है, लोकतंत्र की लगातार कमजोर कर किया जा रहा है। और जिस तरह के का माहौल है, महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है और जिस तरह से नौजवानों में एक अपने भविष्य के प्रति अनिश्चितता देखने को मिल रही है। और उत्तराखंड भी इससे अछूता नहीं है। उत्तराखंड में जिस तरह के वायदे भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किए थे, प्रचंड बहुमत की सरकार बनी है, लेकिन आज वो वायदे खोखले साबित हो रहे हैं।
जनता ने बदलाव का मन बना लिया, ऐसा महसूस होता है। और निश्चित रूप से 2024 का चुनाव हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है और हमने चुनौती को स्वीकार भी किया है और हम मजबूती से इस चुनाव में हमारी जीत होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। आपकी विधानसभा का एक मामला है, 60 दिन हो चुके हैं, उसके बावजूद भी कोई निर्णय नहीं निकला होने वाला, क्या पूरा मामला है? जो जमीन का जो हमारे गांव हैं जिन्हें मालिकाना हक पहले मिल चुका है, लेकिन तत्कालीन मुख्यमंत्री के निर्देश पर तत्कालीन जिलाधिकारी ने एक प्रतिनिधि फरमान जारी किया और उनकी जमीन को जो मालिकाना हक था उसे छीन लिया गया, सरकार में निहित कर दिया गया। उस लड़ाई को आज हम सब मजबूती से लड़ रहे हैं और हमारी कोशिश है कि सरकार को बाध्य किया जाए कि इस तरह के तुगलकी फरमान को वापस करें, जिससे कि जो वहाँ के बाशिंदे हैं, जो वहाँ पर गरीब लोग हैं, कमजोर तबके के लोग हैं, जिन्होंने घर बनाए, आशियाने बनाए हैं, जिनके पास छोटी जमीन है, छोटी जोत के काश्तकार हैं, बड़े जोत के काश्तकार हैं, उनको राहत मिल सके, इसलिए कांग्रेस पार्टी इस लड़ाई को मजबूती। हरिद्वार में आपराधिक घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। पुलिस अपराधियों पर नकेल कसने में नाकाम साबित हो रही है। ऐसे में पुलिस महकमे में देर रात बड़ा फेरबदल किया गया। हरिद्वार एसएसपी प्रमेंद्र ढोबाल ने चौकी प्रभारी सहित 33 उप निरीक्षकों के कार्यक्षेत्र में फेरबदल की। उप निरीक्षक जयवीर रावत को एएचटीयू से हटाकर थाना बहादुराबाद की बाजार चौकी की कमान सौंपी। सब इंस्पेक्टर महिपाल को रानीपुर कोतवाली की गैस प्लांट चौकी की से हटाकर कलियर थाने की धनोरी चौकी प्रभारी का चार्ज दिया गया। आपको बता दें, हरिद्वार एसएसपी प्रमेंद्र ढोबाल के चार्ज संभालने के बाद से ही थाने कोतवाली में फेरबदल की चर्चाएं चल रही थी। प्रमेंद्र ढोबाल तेज तर्रार अफसर माने जाते हैं। वो जहां भी तैनात रहे, उनकी कार्यशैली हमेशा चर्चाओं में रहती है। जमीन की धोखाधड़ी को लेकर कोतवाली पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा आरोपी ने नगर क्षेत्र में कई लोगों के साथ करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी कर घटनाओं को अंजाम दिया था। दरअसल थाना आईटीआई के हरचरण सिंह ने पुलिस को तहरीर देते हुए कहा, नगर क्षेत्र के वर्षों से प्रॉपर्टी के धंधे में लगे सुमेर कौशिक और उसके साथियों ने जमीन देने के नाम पर उससे 1 करोड़ 14 लाख रुपए हड़प लिए, जिसको अब वो वापस मांगता है तो उसे जान से मारने की धमकी के साथ साथ गाली गलौज पर उतारू हो जाते हैं। उक्त शिकायत पर पुलिस ने कई धाराओं मुकदमा पंजीकृत करते हुए बरखेड़ा पांडे थाना आईटीआई के सुमेर कौशिक को गिरफ्तार कर लिया और आगे की कार्रवाई में जुट गई। लगातार हम लोगों के पास शिकायतें आ रही थी कि आईटीआई क्षेत्र में कुछ लोग हैं जो एक संगठित गिरोह बनाकर बार बार एक ही बिकी हुई जमीन को लोगों को दिखाते हैं, नए नए लोगों को टारगेट करते हैं। एक ही क्या करते हैं, उस जमीन की जो वास्तविक कीमत होती है उससे कई गुना कम करके उस जमीन को बेचने का लालच देते हैं, जिसके कारण लोग इनकी बातों में आ जाते हैं और उन्हें जो भी कमाई होती है वो उसमें लगाते हैं। फाइनली ये गिरोह क्या करता है कि ये उस जमीन को दिखाता है, उसमें एक अग्रीमेंट भी बनाते हैं, उसके बाद इसमें जो शुरुआत में जो पैसे देने होते हैं वो भी दिए जाते हैं अकाउंट के थ्रू। उसके अलावा इसमें ये रजिस्ट्री भी कराते हैं। रजिस्ट्री के बाद जब दाखिल खारिज का समय आता है तो दाखिल खारिज में ये लोग अक्सर उसमें फरार हो जाते हैं या फिर दाखिल खारिज में पता चलता है कि जमीन ऑलरेडी बिकी हुई है। तो इस प्रकार की ये लगभग 3 शिकायतें हमारे पास पूर्व में आ गई थी और कुछ अन्य शिकायतें भी इनके खिलाफ पेंडिंग है। तो आज इसमें पूर्व में हमने एक मुकदमा जांच करके पंजीकृत करवाया था और इसमें वादी है हरचरण सिंह है, ये आईटीआई निवासी है। इनके द्वारा बताया गया था कि उनके साथ इसी प्रकार की धोखाधड़ी करते हुए ये सुमेर कौशिक है, इन्होंने 1 करोड़ 14 लाख रुपए इनसे इस प्रकार लिए हैं। और जब हमने इसमें मुकदमा पंजीकृत किया और इसमें हमने जब इसमें जांच करी तो जांच में सभी तथ्य सही से निकल कर सामने आए। इसमें हमारे जो विवेचक हैं सही संतोष देवरानी, उन्होंने सभी डॉक्यूमेंट्स को कायदा कलेक्ट किया है और तहसील से भी डॉक्यूमेंट्स लिए हैं और पुराने चकबंदी से भी लिए हैं। सब जगह से डॉक्यूमेंट लेने के बाद जब इसको वेरीफाई किया गया तो ये सभी आरोप सही पाए गए हैं और आज इसको अरेस्ट करके माननीय न्यायालय के समक्ष इसको पेश कर रहे हैं। इसमें ये जो सुमेर कौशिक है, इनके पूरे परिवार इसमें इन्वॉल्व है। इनके सभी के परिजनों के पास इसमें खाते में पैसे आए हैं और अन्य कुछ और लोग हैं जिनकी अभी तस्दीक करनी शेष है। और इसी के साथ साथ अगर इन पे
देहरादून में आयोजित उत्तराखंड युवा महोत्सव में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने 10,000 से भी अधिक युवा शक्ति को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने रोजगार प्रयाग पोर्टल और युवा उत्तराखंड ऐप को लॉन्च किया। साथ ही सेवा योजन कार्यालयों में स्वरोजगार केंद्रों का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर रोजगार मेलों के माध्यम से चयनित 17 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। साथ ही विभिन्न विभागों की ओर से लगाई गई प्रदर्शनियों का अवलोकन भी किया। और इस मौके पर कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा, विधायक खजान दास, मेयर सुनील उनियाल गामा भी मौजूद रहे। नियुक्ति प्राप्त करने वाले, जिनको आज नियुक्ति मिली है, ऐसे सभी अभ्यर्थियों को मैं अनंत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बधाई देता हूं और भगवान बाबा केदार से उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं कि वो जिस क्षेत्र में जाएं एक मुकाम हासिल करें, जो अपने जीवन के उन्होंने लक्ष्य तय किए हैं उन लक्ष्यों को प्राप्त करें। आज बड़े हर्ष का विषय है कि यहाँ पर अनेकों अनेक नए पोर्टल भी लॉन्च किए गए हैं, अनेकों एमओयू भी, करार भी यहाँ पर साइन हुए हैं। युवाओं के लिए यहाँ रोजगार के लिए रोजगार प्रयाग पोर्टल और यूके स्वावलंबन ऐप लॉन्च किया गया है। वहीं हमारा जो पूरे भारत के अंदर ही नहीं दुनिया के अंदर सुप्रसिद्ध संस्थान आईआईटी रुड़की एवं माइक्रोसॉफ्ट के तकनीकी सहयोग से आज अनेकों एमओयू यहां पर किए गए हैं। रोजगार प्रयाग पोर्टल से जहां विभिन्न सरकारी विभागों में आउटसोर्सिंग के माध्यम से जो भरे जाने वाले पद हैं, उन पदों की जानकारी एवं आवेदन करने की प्रक्रिया सरल होगी। वहीं इस पोर्टल से विभिन्न विभागों में आउटसोर्सिंग के जो पद हैं उनकी सूचना भी आप सबको बहुत आसानी से मिल सकेगी। आज जहां इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का युग है, वहीं साइंस एंड टेक्नोलॉजी का भी युग है। ऐसे समय में यह पोर्टल निश्चित रूप से एक मील का पत्थर साबित होगा और आप सबके भावी जीवन के लिए, आने वाले समय के लिए भी बहुत सहायक सिद्ध होगा। इसके साथ साथ ही यूके स्वावलंबन ऐप लॉन्च होने से भी युवाओं को स्वरोजगार संबंधी, क्योंकि जैसा अभी आप सुन रहे थे, हमारे सौरभ भाई कह रहे थे यहां से कि सभी युवाओं को सरकारी नौकरियां नहीं मिल सकती हैं, क्योंकि सरकारी नौकरियां एक सीमित संख्या में हैं। लेकिन उसके बावजूद भी सभी को स्वरोजगार से जोड़ना है, सभी को रोजगार से जोड़ना है, आजीविका से जोड़ना है। और स्वरोजगार केवल अपने लिए ही नहीं करना है। हम लोगों ने तय किया है भाइयों बहनों कि छात्र छात्राएं, हमारे भाई बहन मेहनत करते थे, परिश्रम करते थे, हर बार परीक्षा में भाग लेते थे, उनका नंबर नहीं आता था, नंबर किसी और का आ जाता था। भाइयों बहनों, आप सब जानते हैं किनका नंबर आता था? बताइए, आप सब लोग जानते थे ना किनका नंबर आता था? लेकिन हम इनके भविष्य के लिए कि ऐसे हमारे छात्र छात्राएं, ऐसे भाई बहन, उनके साथ किसी प्रकार का अन्याय न हो। भाइयों बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्योंकि हमने भी सामान्य परिवार में रहकर अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाने का काम किया है, शिक्षा अध्ययन का काम किया है, शिक्षा प्राप्त करने का काम किया है। हमने देखा है कि एक सामान्य परिवार में पैदा होने वाले बेटे और बेटी के सामने कितने प्रकार की समस्याएं होती हैं, कितनी चुनौतियां होती हैं, कितनी कठिनाइयां उनके जीवन में आगे बढ़ने के लिए होती हैं। किसी के माता पिता अपने बेटे को और अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए कोई दूध बेचता है, कोई घी बेचता है, कोई सब्जी बेचता है, कोई थोड़ा सा अनाज बेचता है, या कोई छोटी सी दुकान चलाकर, कोई चाय की दुकान, कोई किराने की दुकान, कोई छोटी अन्य किसी प्रकार की सब्जी की दुकान चलाकर अपने बेटे बेटियों की फीस भरने का काम करते हैं, उनको पढ़ाने लिखाने के लिए बड़े शहरों में भेजने का काम करते हैं, इंस्टीट्यूशन में कोचिंग देने का काम करते हैं। लेकिन भाइयों बहनों, ये सब जो उनकी मेहनत थी, उनकी प्रतिभा थी, उनके माता पिता का खून पसीना था, वो किसी काम नहीं आ रहा था, वो बेकार हो जा रहा था, क्योंकि नकल माफिया उन पर लूट करने का काम, उन पर डाका डालने का काम, उनको धोखा देने का काम लगातार कर रहे थे। भाइयों बहनों, हमने तय किया कि अब ये लूट का काम, ये धोखेबाजी का काम, ये हमारे युवा भाई बहनों के भविष्य के साथ खिलवाड़ का काम
हम अब नहीं होने देंगे। आज के इस अवसर पर आप सबसे यह भी कहना चाहता हूं, आप जिन क्षेत्रों में भी जाइए, अपने जीवन में अनुशासन को अपनाइए, अपने जीवन में अपने साथ कड़ाई को भी अपनाइए और अपने जीवन को हर प्रकार से जीने का काम करिए, क्योंकि ये जवानी, ये जिंदगानी, ये बार बार आने वाली चीज नहीं है। ये जवानी और जिंदगानी केवल यूं ही कुछ बाजार में घूमकर इधर जाकर उधर जाकर इसको व्यर्थ करने की चीज नहीं है, क्योंकि ये बार बार नहीं मिल सकती है। ये अध्ययन करने का समय, ये आगे बढ़ने का समय, ये परिश्रम करने का समय, ये आपके जीवन में हो या किसी के भी जीवन में हो, बार बार नहीं आता है। इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि हम सब लोग एक अपने जीवन का लक्ष्य बनाकर उस लक्ष्य को साधने का काम करेंगे। जीवन में जितनी भी चुनौतियां आएंगी, उन चुनौतियों पर पार जाने का काम करेंगे। एक बार फिर से मैं आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। आप सबको बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। भारत माता की, भारत माता की। आज